नमस्कार मेरे प्रतियोगी मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग निबंध विधा की चर्चा कर रहे हैं और उस क्रम में मैंने आपसे कुछ टॉपिक पर चर्चा किया है, जिसमें निबंध क्या है, निबंध की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसके लिए रणनीति अपनानी चाहिए, क्या उसकी भाषा होनी चाहिए, क्या उसकी शैली होनी चाहिए। चूँकि मेरा प्रयास यह है कि आप सभी प्रतियोगी कहीं से भी कमजोर ना पड़े। जो मेरे प्रतियोगी मित्र मेरे क्लास से, मेरे ऐप से जुड़े हैं, उन्हें तो लाभ मिले ही, और जो किन्हीं कारणवश मेरे क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं या उन्हें आर्थिक समस्या है या कोई किसी समस्या के कारण वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम उन्हें एक सामान्य जानकारी निबंध के विषय में प्राप्त हो और वो अच्छे निबंध को लिखने के लिए प्रेरित हो। उनकी जो मनोदशा निबंध के प्रति बनी हुई है कि मुझे लिखना नहीं आता, जब मैं निबंध के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है कि क्या लिखा जाए, मैं समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों को मैं प्रेरित करना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और उनका मार्गदर्शन इस क्लास के माध्यम से करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी कहीं से भी हताश और निराश ना हो। जो जानकारी मेरे पास है, जो मेरे गुरुजनों के माध्यम से मुझे मिली हुई है, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, आप तक देना चाहता हूँ। उसी क्रम में चूँकि कई प्रतियोगी मित्रों का ये प्रश्न रहता है, पूर्व में भी हमारे पास प्रश्न आए मैसेज के थ्रू, फोन के थ्रू, कि सर सूक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए, कब किया जाए, उद्धरण का प्रयोग कब करना चाहिए, मुहावरे का प्रयोग कब करना चाहिए, कथन का प्रयोग कब करना चाहिए। तो हमारा एक स्पष्ट व्यू है इस मुद्दे पे। देखिए, चाहे जीवन हो चाहे लेखनी, बनावटीपन कहीं पर भी अच्छा नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। बनावटी कोई भी चीज हो अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन इसका यह सेंस नहीं है कि आपके पास अच्छे कपड़े होते हुए भी आप फटे पुराने कपड़े पहन करके बाजार टहले या कहीं किसी अच्छे प्रोग्राम में जाएं। ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो उपलब्ध है, जो भी है मामला, जो भी मैटर है, जो भी खान पान की सामग्री है, उसको कितने अच्छे से हम परोसें। भाई घर है, अगर आप झाड़ू पोछा नहीं करोगे, सफाई नहीं करोगे, अगर उसमें भी आपने कहा भाई मुझे बनावटीपन नहीं पसंद, तब तो बेकार हो जाएगा ना। झाड़ू पोछा तो करना ही चाहिए, तो झाड़ू पोछा तो करना पड़ेगा आपको। जो आपके पास व्यवस्था उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और ये निबंध ठीक उसी तरह है जैसे मेरे घर में मेहमान आए और आपसे कहा जाए कि भोजन परोसा जाए। हो सकता है कि उस दिन कोई अच्छी सब्जी आपके पास ना हो, खिलाने पिलाने के लिए कोई अच्छे पकवान ना हो, अच्छी खाद्य सामग्री आपके पास ना हो, या वर्तमान में जो साउथ इंडियन डिश चल रहा है या चाइनीज डिश है वो आपके पास ना उपलब्ध हो। तो ऐसी दशा में ये आपका कर्तव्य बनता है कि जो हमारे घर में उपलब्ध है उसे कम से कम अच्छे से परोस के तो रखें, सामने वाले को देखने में अच्छा तो लगे। और नहीं पता चला कि चावल, रोटी, दाल, सब्जी सब एक में ही आपने कर दिया, किसी कटोरी वगैरह में नहीं रखा, तो खाने वाला तो खा लेगा किसी तरह, लेकिन सोचेगा कि बड़े असभ्य हैं। ऐसे निबंध में है कि आपके पास बहुत जानकारी हो, अगर आपके पास परोसने का कला नहीं है आपके पास, तो शायद आपसे परीक्षक खुश नहीं होगा। अगर परीक्षक खुश नहीं होगा मित्रों, तो आपको अच्छा अंक नहीं देगा। अच्छा अंक पाने के लिए आपको बेहतर ढंग से परोसना सीखना पड़ेगा। अब उसी परोसने की व्यवस्था में उद्धरण का प्रयोग कैसे करना है, सूक्ति का प्रयोग कैसे करना है, पद्य का प्रयोग कैसे करना है। तो मित्रों, आपके परीक्षा में कुल 9 निबंध आते हैं, 3 खंड में, 1 खंड में 3, 1 खंड में 3, 1 खंड में 3। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं कि जो तीनों निबंध में
अपने निबंध की शुरुआत पद्य से ही करते हैं, कविता से ही करते हैं। प्रयास ही करिए कि इससे बचिए। किसी में कविता से शुरुआत कर दीजिए, किसी में मुहावरे से शुरुआत कर दीजिए, किसी में उदाहरण के माध्यम से शुरुआत कर दीजिए, किसी में सूक्ति के माध्यम से, किसी में संस्कृत के किसी श्लोक के माध्यम से, किसी में किसी महापुरुष के कथन के माध्यम से शुरुआत कर दीजिए। ये प्रयास होना चाहिए। मतलब तीनों में एक रवैया मत अपनाइए प्रस्तावना में कि आप तीनों में किसी महापुरुष के ही कथन से स्टार्ट किए हैं, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मतलब किसी अन्य की विचारधारा आप पर ज्यादा अपने ऊपर थोपना वो अच्छी बात नहीं निबंध में। इसलिए किसी निबंध में शुरुआत जो हो किसी महापुरुष के स्टेटमेंट से कर दीजिए, किसी उद्धरण से कर दीजिए, किसी में किसी कविता से कर दीजिए, किसी में श्लोक से कर दीजिए, किसी में मुहावरे से कर दीजिए, किसी में प्रश्न पूछ करके करिए, किसी में किसी व्यवस्था पर प्रश्न उठा करके करिए। अभी हम बताएंगे आपको जो प्रस्तावना की चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ मैं संक्षिप्त चर्चा आपसे प्रस्तावना के मुद्दे पे कर रहा हूँ कि उद्धरण का प्रयोग कब करना है, कब नहीं करना है। तो सबसे पहली बात कि इसका प्रयोग जबरदस्ती नहीं करना है। आप मतलब जबरन प्रयोग करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। प्रवाहमयी हो ऐसा प्रयोग हो। मतलब आप जो भी सूक्ति का प्रयोग कर रहे हो, जो भी कथन का प्रयोग कर रहे हैं, जिस भी स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, वो ऐसा महसूस हो कि आपने उसको मौलिकता के साथ उसमें प्रयोग किया है, जबरन न घुसाया गया। और आवश्यकता के अनुसार यदि आप मौलिक हो करके प्रवाह में प्रयोग करते हैं तो आपकी वह कविता भी प्रासंगिक नजर आती है। अप्रासंगिक नजर ना आए, आपका मुहावरा अप्रासंगिक नजर ना आए। आपने किसी निबंध में महात्मा गांधी जी के स्टेटमेंट का प्रयोग किया, किसी में अंबेडकर जी का आपने स्टेटमेंट का प्रयोग किया, किसी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के स्टेटमेंट का प्रयोग किया, तो ऐसा ना लगे कि आपने जबरन थोप दिया इस निबंध में उठाकर, ऐसा ना लगे। दूसरी बात मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जब दूसरों के विचार का, दूसरों के कथन का प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान दें कि एक निबंध में बहुत ज्यादा किसी के स्टेटमेंट का प्रयोग न होने पाए। नहीं पता चला कि सारे महापुरुषों की विचारधारा आपने एक ही निबंध में भर दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा है, विनोबा भावे ने ये कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा है, अम्बेडकर जी ने ये कहा है, महात्मा गांधी जी ने ये कहा। एक ही निबंध में सारे महापुरुषों की विचारधारा को इकट्ठे मत हो, क्योंकि वो निबंध में आपकी अभिव्यक्ति है, आपका विचार है केवल। हाँ, इतना ध्यान दीजिए कि जैसे आप निबंध लिख रहे हैं तो अपने बात की प्रामाणिकता के लिए क्या करते हैं। जैसे हम कभी किसी से बात करते हैं गांव में या घर में ही किसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, तो हम क्या करते हैं अपनी बात को प्रमाणिक और सिद्ध करने के लिए, अरे फलां ने ऐसा कहा है, फलां ने ऐसा लिखा है, मैं पढ़ा था ऐसा। तो क्या होता है, हमारी जो बातें हैं प्रमाणिक हो जाती हैं। लेकिन यदि हम बार बार कहें कि फलां ने कहा है, फलां ने ऐसे ही कहा, फलां ने ये भी कहा, फलां ने ये भी कहा, तो सामने वाला सोचेगा यार ये फलाने की सारी बात को क्यों फॉलो करते हैं, भाई कुछ तो अपना भी रखिए। तो आपके निबंध में किसी भी महापुरुष के, किसी भी व्यक्तित्व के विचारों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग ना किया जाए। मतलब वो ऐसा ना लगे कि थोपा गया हो जबरन। हाँ, कुछ लोग मध्य भाग में भी, चूंकि निबंध के 3 भाग हैं, प्रस्तावना, मुख्य भाग, उपसंहार, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रस्तावना में प्रयोग कर दिए तो फिर मुख्य भाग में कहीं प्रयोग नहीं कर सकते या उपसंहार में कहीं प्रयोग नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, अति सीमित कहा जाए तो अति सीमित मात्रा में। एक निबंध में 2 या 3 से ज्यादा स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अति कर देंगे तो नुकसान आपका हो जाएगा। और यही हाल पंक्ति का है कि अगर आप कहीं पर किसी कविता, किसी श्लोक, किसी पद्य, किसी दोहे का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 या 2 दोहे का प्रयोग करें, उसमें अति न होने पाए, नहीं तो फिर वो निबंध नहीं रह जाता, फिर आपके नंबर भी कटेंगे, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो अति न होने पाए, इसका ध्यान रखें। तो अब तो आप समझ गए ना कैसे उद्धरण का, कैसे सूक्ति और पंक्ति का प्रयोग करना है। कोई समस्या तो नहीं है इसमें। चलिए अब अगला मुद्दा आपका आता है हालांकि मैं चर्चा कर चुका हूं इस मुद्दे पे, तैयारी कैसे करें और किस टॉपिक पर
परीक्षा में निबंध लिखना चाहिए। ये भी आप लोग बहुत पूछे हैं, बहुत मैसेज आपके मिले हैं, और मेरी हार्दिक इच्छा भी रहती है कि मेरे जो भी प्रतियोगी मित्र उससे जुड़े हुए हैं, अगर कोई बात पूछें तो उनको बताइए जरूर। वो भी इस संक्रमण काल में, जबकि कोविड का संक्रमण काल चल रहा है, तो हो सकता है हमारी आपकी आप मतलब डायरेक्टली प्रत्यक्षता भेंट न हो पाए आमने सामने, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कोचिंग भी कहीं पर किसी कोचिंग में हमें बोलने का मौका नहीं मिल सकता, इधर बताने का कि आप कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इसलिए क्लास के माध्यम से, मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या करना है, तैयारी कैसे करें। तैयारी निबंध की तैयारी के लिए देखिए कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने पहली कक्षा में भी बताया था कि आप संपादकीय जरूर पढ़ा करिए, दैनिक जागरण का, जनसत्ता का, सहारा का, जो भी अखबार आपको पसंद है जिसमें लेख अच्छे आए और अच्छे थिंकर का लेख आए। उलूल जुलूल बातों को मत पढ़िएगा, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। हाँ, अखबार जरूर पढ़ना चाहिए, उससे आपको शब्दावली मिलती है। अखबार का जैसे जो आपका पहला पेज है, लास्ट पेज है, जिसमें पूरे विश्व की खबरें रहते हैं, खेल जगत से, आर्थिक जगत से, यहाँ पे कुछ आपको अच्छे शब्द मिल जाएंगे जो हो सकता है आप ना जानते हो, आपके शब्दावली में ना हो तो आपके शब्दावली में शामिल हो जाएगा। तो एक प्रयास तो ये हो कि हमारी शब्दावली बेहतर हो, क्योंकि निबंध बहुत कुछ शब्दावली पर भी निर्भर करती है। दूसरी बात, आप डिबेट सुना करिए, राज्यसभा टीवी का या लोकसभा टीवी चैनल का या किसी अच्छे न्यूज चैनल का, जिसमें आपको समझ में आए कि इसमें अच्छे टॉपिक पर बहस हो रही, चर्चा हो रही है, ये सुनते हैं। अब तो यूट्यूब पर बहुत कुछ चर्चा उपलब्ध है, आपको टेलीविजन पर टीवी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यूट्यूब पे डाले, आपने सर्च कर लिया, आपने सुना, तो आपकी शब्दावली भी मजबूत होगी, आपकी थिंकिंग पावर भी बढ़ेगी। क्योंकि रीड मोर, थिंक मोर, राइट मोर, यही निबंध है। ये वही निबंध लिख ही सकता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़िए, और जो आपके प्रतियोगी दुनिया से जुड़ी हुई पत्र पत्रिकाएं हैं उसको पढ़िए, उसमें भी अच्छे अच्छे लेख आते हैं। चाहे दृष्टि द विजन की पत्रिका हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, जो भी पत्रिका आपको अच्छी लगे, किसी एक का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप पढ़िए। ये तो आपकी तैयारी का मामला हुआ, और उस पर निबंध लिखने के लिए आपको उस टॉपिक पर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, उसको नोट करना पड़ेगा, आपकी कॉपी में फ्रेम करना पड़ेगा। फ्रेमिंग करना मैं सिखाऊंगा कैसे फ्रेम किया जाता है, क्योंकि आज तक की क्लास मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। अभी तीसरी क्लास है आज हमारी, इसके बाद उन क्लास छात्रों को क्लास उपलब्ध होगा जिनका नामांकन मेरे यहाँ हुआ है, और उनको वह क्लास हमारी जो कक्षा है वो ऐप के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आज तक की तो कक्षा हमारी यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगी और ऐप पर भी, लेकिन आगे की कक्षा उन्हीं को मिल रही जिनका नामांकन हुआ है। और ध्यान रहे, इस कोविड संक्रमण काल में जिन प्रतियोगी छात्रों ने अपने माता पिता भाई बहन में से किसी को खोया है और वो इकोनॉमिकली रूप से वास्तव में कमजोर हैं, देने की क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों को अपने इनकम सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, जिसकी मृत्यु हुई है घर में, तो दोनों की स्कैन कॉपी भेजनी होगी। दोनों को हमारे यहाँ से निःशुल्क, दोनों कागज के आधार पे उन छात्रों को निःशुल्क क्लास उपलब्ध कराया जाएगा। ये हमारा प्रयास है कि ऐसे छात्रों के साथ कम से कम कुछ तो कर सकें, कुछ करने का मौका मुझे मिले, इसलिए मेरा प्रयास है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा आपसे कर रहे हैं, किस टॉपिक पर परीक्षा में निबंध लिखना चाहिए। जब आपको परीक्षा हॉल में पेपर मिलता है निबंध का, और पता चला कि आपको 3 खंड में, किसी खंड में 2 निबंध आ रहा है, किसी में 1 भी नहीं आ रहा है, किसी में 1 आ रहा है, तो जहां पर 1 आ रहा है वहां तो समझ में आता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तो हम लिख ले जाएंगे। जहां किसी खंड में 3 के तीनों या 2-2 आ रहे हैं उसमें से, वहां आपके सामने बड़ी विषम परिस्थिति खड़ी होती है, हम इनमें से किस पर लिखें, होता है ना ये चीज। अब निबंध की ये टॉपिक हम 2 भागों में बांट रहे हैं।
एक सामान्य विषय और दूसरा विशेष विषय। जैसे ये कोविड का संक्रमण काल है, तो कोविड के संक्रमण काल में हमारे यहाँ हम लोग एक मनोवृत्ति बना लेते हैं कि जो हमारे यहाँ के तात्कालिक मुद्दे चलते रहते हैं, हमारे गेस्ट में वही रहते हैं कि यही निबंध पूछे जाएंगे। और लगभग 60 से 70% संभावना भी रहती को निबंध आते हैं। जैसे अब ये मान के चलिए कि कोविड से जुड़ा हुआ कोई न कोई निबंध पूछा ही जाए। कोविड-19 से जुड़ा कोई न कोई निबंध पूछा जाएगा। ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ निबंध ये सामान्य विषय हो गया, हर स्टूडेंट के गेस में रहेगा ये। लेकिन अगर इसी में किसी विशेष विषय पे आपसे पूछ लिया, विशेष विषय क्या है? जैसे जिस पर लोग कम तैयार हों, कम लिखने की कोशिश करें। वर्तमान में कोई भी मुद्दा आप ले सकते हैं जो कि बहुत प्रासंगिक नजर ना आता हो। जैसे आपसे उसने पूछ लिया भारत बांग्लादेश संबंध, मान लीजिए बहुत वर्तमान का बहुत प्रासंगिक मुद्दा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो जैसे चाइना से हमारा कुछ न कुछ टर्म इधर उधर होता रहता है, पाकिस्तान से होता रहता है, तो हमारे गेस में जो निबंध का गेस होता है हम उस पर तैयार करते हैं। अब मान लीजिए जिस पर हमने नहीं सोचा था उस पर आ गया भारत बांग्लादेश संबंध, तो ये एक विशेष विषय हो गया कि जिस पर हमारा या किसी भी स्टूडेंट का गेस नहीं था, वो एक विशेष विषय है जो किसी भी स्टूडेंट के विशेष गेस में नहीं था। बात समझ रहे हैं ना? जो उनकी संभावना जिस पर उन्होंने व्यक्त किया था कि ये निबंध आ सकता है, वो निबंध नहीं आया और दूसरा निबंध आ गया जो कि कहीं से भी संभावना दिख नहीं रही थी, उसे हम विशेष विषय की श्रेणी में ले जाएंगे। और भी बहुत से टॉपिक हैं। अब इस मुद्दे पर जो स्टूडेंट लिखेगा, जैसे मान लीजिए किसी खंड में ये दोनों निबंध आ गए, कोविड-19 भारत बांग्लादेश, तो अब ये मान के चलिए कि हमारे 80 से 90% प्रतियोगी कोविड-19 पर निबंध लिखेंगे, क्योंकि इतना सुन लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है उन्होंने कि वो लिखेंगे जरूर उस पर निबंध। इस पर निबंध वही लिखिएगा भारत बांग्लादेश संबंध पर जो इसके बारे में जानता हो। ध्यान दीजिएगा, जब परीक्षक किसी कॉपी को देखता है और हर कॉपी में एक ही निबंध मिल रहा है कोविड-19 और भारत, कोविड-19 और इकोनॉमी व्यवस्था, कोविड-19 और ऑनलाइन एजुकेशन, किसी टॉपिक पे निबंध आ गया, तो ऊब जाता है पढ़ते पढ़ते। तो जब उसे नया मिलता है भारत बांग्लादेश संबंध पे लिखा है यार इसने, आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा है। उसने प्रस्तावना पढ़ा, 2-4 लाइन बीच में आपका पढ़ा, फिर कुछ नीचे पोर्शन में पढ़ा या उसमें चला गया उपसंहार में पढ़ा जा करके, तो उसे लगा कि यार इसने अच्छा लिखा और अन्य से हट करके लिखा है। तो ध्यान दीजिए, जब आपको ये विशेष विषय पर निबंध तैयार हो, आ रहा हो, तभी इस पर हाथ लगाना चाहिए। मतलब प्रथम वरीयता इसको तभी दीजिए जब आपको ये अच्छे से आता हो। नहीं पता चला कि आपने सोचा कि आप कोविड-19 सब लिख रहे हैं, इसको कोई नहीं लिख रहा है, ये इस पे ही लिखते हैं, और आपको ज्यादा बातें इसके बारे में पता नहीं है, ज्यादा मैटर आपके पास नहीं है, आपने हेडिंग डाला और 2-4 पेज लिखा, पता चला कि आपके पास शब्द भी पूरे नहीं हो पाए, आपका उपसंहार भी ढंग से नहीं हो पाया, मुख्य भाग भी नहीं ढंग से हो पाया, तो ऐसे में आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसको प्रथम वरीयता तभी दीजिएगा मित्रों जब ये आपको लगे कि इस टॉपिक पर मेरी पकड़ मजबूत है और मैं अच्छे से लिख ले जाऊंगा, मेरे पास गुणवत्ता रहेगी, तभी तो आप इस पर लिखिएगा विशेष विषय पर, अन्यथा आप सामान्य विषय पर ही लिखिएगा। चूंकि अगर आरओ परीक्षा की बात किया जाए तो 40 अंक का एक निबंध है, तो 40 में कहीं पर आप उसने इसमें अगर 30 दिया और उसमें अच्छा नहीं लिख पाए तो 20 से 25 पे अटका देगा आपको, तो आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ, इसमें अच्छा नंबर मिलता है विशेष विषय पर तब
जब आपकी पकड़ मजबूत हो। तो अगर पकड़ मजबूत है तो विशेष विषय पे लिखिए, नहीं पकड़ मजबूत है तो सामान्य विषय पर लिखिए। चूंकि पकड़ न होने पर बिल्कुल भी अंधभक्ति मत दिखाइए। और निबंध लिखने का एक सामान्य तरीका है, ये तो निबंध किस टॉपिक पे लिखना चाहिए इसकी चर्चा मैंने किया ही आपसे। दूसरी बात, देखिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर निबंध लिखने पर अच्छा अंक मिलता है। हालांकि निबंधकारों का कथन है कि कहीं पर भी ये मायने नहीं रखता किस टॉपिक पर आपने निबंध लिखा, लेकिन यूपी पीसीएस और आरओ की मुख्य परीक्षा में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, कुछ विशेष टॉपिक हैं जिस पर अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छा अंक मिलता है। लेकिन यदि आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है तो आपको बचना चाहिए। जैसे इकोनॉमी के क्षेत्र में आप निबंध लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, लेकिन तभी लिखिए जब आपकी पकड़ अच्छी हो। इसलिए पकड़ शब्द को इम्पॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखिएगा। जैसे साइंस टेक पर निबंध लिखा जाता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर, अगर आप लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन यदि आपकी पकड़ नहीं है, आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो भैया मेरे उस पर बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। क्या आपने सोचा कि यार सर ने कहा था विज्ञान प्रौद्योगिकी वाले पर अच्छा नंबर मिलता है इसी पे लिखेंगे, और मैटर नहीं है आपके पास, बिल्कुल हाथ मत लगाइए। अगर आपकी पकड़ मजबूत है तभी विशेष टॉपिक पर जाएं, तभी लिखें। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आपके मनोअनुकूल हो, मन के अनुकूल, मतलब जिसमें आपकी रुचि हो, वही विषय वही टॉपिक आप चुनिए, उसी पर निबंध लिखिए। चूंकि विचार प्लस भाव प्लस क्रमबद्धता, इसी को हम लिपिबद्ध कर दें, उसी का नाम निबंध है। जब पता चला कि हमने अपने रुचि के विपरीत टॉपिक चुन लिया तो न विचार ही आएगा भैया, न भाव ही आएगा, न क्रमबद्धता आएगी, अनाप शनाप आप लिख डालेंगे। जो नंबर मिलना था सामान्य निबंध पर, उस सामान्य निबंध वाला नंबर भी आपको नहीं लिख पाएगा। इसलिए विशेष विषय पर तभी लिखें जब आपकी पकड़ काफी अच्छी हो, अन्यथा आप सामान्य विषय पर ही लिखें। बात समझ में आ गई? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। बहुत स्टूडेंट हमारे, बहुत प्रतियोगी मित्र हैं, कंफ्यूज रहते हैं इस मुद्दे पर। कहीं पर भी बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना रखें। ये इतनी बात तो इससे हो गई। अब हम आपको थोड़ा सा एक सामान्य व्यू बता दे रहे हैं कि एग्जाम में आपको क्या करना है, कैसे आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। इन सब बातों को आप थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि समय भी है आपके पास और समझने का मौका भी है। और अब निबंध लिखने का आप प्रयास स्टार्ट करिए, स्वयं से लिखिए, किसी सीनियर से चेक कराइए जो आपके मित्र हो, जिनका चयन हो चुका है, या जो अच्छे प्रतियोगी हैं, जो 2-4 बार मेंस दे चुके हैं, जिन्हें निबंध की अच्छी जानकारी है, निबंध अच्छा लिखते हैं, उनसे चेक करवाएं आप, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। क्योंकि निबंध की निर्णायक भूमिका है, मैं चीज़ बता दे रहा हूँ। निबंध अगर कहीं आपका मामला कुछ कहीं से कमज़ोर हुआ है तो वह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको संभाल सकता है, वो है इससे निबंध। अगर आपके कहीं भी अंक जीएस में कम हुए कुछ, जैसे मेरा जीएस कुछ कमजोर गया था 2016 के आरओ में, लेकिन मुझे मेरे चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निबंध की रही। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि निबंध आपको जहाँ आपकी कहीं कमी रहेगी वहाँ आपको संभाल देगा। इसलिए निबंध को अच्छा किया जा सकता, मौका भी है। अभी मेंस होने में बहुत समय है, इधर बीच आप प्री और मेंस दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। आइए हम लोग चलते हैं कि कैसे आप एग्जाम में क्या क्या बातों को ध्यान रखेंगे, किन बातों को ध्यान में रख करके निबंध लिखेंगे। एक चर्चा तो मैंने ये किया है, और कुछ बातों की चर्चा कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात, जो भी आप निबंध लिखें उसकी विषय से निकटता होनी चाहिए। आप लिख रहे हैं निबंध नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, अब पता चला कि आप 3 पेज खा गए शिक्षा का इतिहास बताने में, नंबर अच्छा नहीं। आप कोविड पर निबंध लिख रहे हैं, अब कोविड के सारे वेरिएंट, सारे फुल फॉर्म, उसके सारे विज्ञान से जुड़ी हुई उसकी बातों को आप एक एक पॉइंट को लगे व्याख्या करने,
और उसी कोविड के ही टेस्टिंग पर, कोविड की ही व्यवस्था पर आपने 3 पेज भर डाला और उसने लिखा है कि कोविड-19 और भारत की अर्थव्यवस्था। अब आपने कोविड के नए नए वेरिएंट, कोविड वायरस आया कहाँ से, कैसे आया, किन किन देशों में फैला, क्या कंडीशन बनी, क्या कैसे कब लॉकडाउन लगा, आप इन्हीं सब कहानियों से भर डाले तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा कि विषय से निकटता होनी चाहिए, पहला बिंदु। दूसरी बात, अभिव्यक्ति हमारी, अभिव्यक्ति मतलब जो हम लिखते हैं वह तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण होना चाहिए मित्रों। तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर हम तर्कसंगत बात नहीं करेंगे तो शायद परीक्षक पर हम प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, और हमने तथ्य नहीं दिया उन्हें तब भी हमारी बात अप्रामाणिक हो जाएगी, मतलब वो किसी प्रमाण के काबिल नहीं होगा, उस पर कोई अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण होना चाहिए। और आपको विविध विषयों में रुचि होनी चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए और उसकी गहन जानकारी होनी चाहिए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि विविध विषयों में आपकी अभिरुचि क्यों हो, गहन जानकारी क्यों? क्योंकि अब निबंध को कोरिलेट करना पड़ता है। जब कोरिलेट करते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। जैसे कोविड-19 और भारतीय अर्थव्यवस्था या कोविड-19 भारत की शिक्षा व्यवस्था, इस पर आप निबंध लिख रहे हो, तो अगर आपको कोरिलेट करने की जानकारी नहीं है, आपको विभिन्न विषयों की जानकारी नहीं है, उससे जुड़े हुए विभिन्न आयामों की जानकारी नहीं है, तो शायद आप अच्छा निबंध नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, भाषागत शुद्धि की बात कही गई है। निबंध में भाषागत शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी कॉपी चेक करते हैं परीक्षा में परीक्षक, वो इसको बहुत ध्यान में रखते हैं कि आपने कहीं पर भाषागत गलती तो नहीं किया है। मतलब आपके पूर्ण विराम, आपके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और है, में पे बिंदी लगी है कि नहीं लगी, इन सब बातों को बहुत केयर करते हैं, ये गलती ना हो। हाँ, लेखन कला भी आपकी अच्छी हो, प्रयास से करें, क्योंकि लेखन कला का प्रभाव पड़ता है। वो अलग बात है कि आपका कोई मित्र कह दे कि मेरी राइटिंग नहीं अच्छी थी तभी मेरा चयन हो गया, वो रेयर केस है। लेकिन लेखन कला अगर आपकी अच्छी है तो उसका एक पॉजिटिव में प्रभाव पड़ता है। नहीं अच्छी है तो आप अच्छा बनाने का प्रयास करें, सुधार कर सकते हैं, क्योंकि सुधार एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। तो आपकी भाषागत शुद्धि में कहीं पर भी मात्रा दोष न हो, कहीं पर पुनरुक्ति दोष न हो। ये पुनरुक्ति दोष क्या होता है? हमने जो बात दूसरे पैराग्राफ में कही वही चौथे पैराग्राफ में हमने फिर लिख दिया, छठे पैराग्राफ में फिर प्रयोग कर दिया, सातवें में फिर वही लाइन का मैंने प्रयोग किया। तो बार बार किसी पंक्ति का, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपने एक बार लिखा तो बार बार आपके निबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आने पाए, नहीं तो पुनरुक्ति दोष लगता है, फिर अच्छा निबंध नहीं होता। उससे माना जाता है कि इसने बहुत ज्यादा समेट लिया है। अतिशयोक्ति दोष भी न लगे। अतिशयोक्ति का मतलब कहते हैं कि यार ये बात तो पची नहीं, अतिशयोक्ति जैसे लग रही है। असंभव बात, न तो आप असंभव बात करिए, न तो असंभव समाधान प्रस्तुत करिए। किसी भी समस्या की चर्चा कर रहे हो निबंध में तो उसका व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करिए। असंभव समाधान या आमूलचूल परिवर्तन की बात आप करके अपनी सोच और विचारधारा को परीक्षक के सामने ऐसे न प्रस्तुत करें कि आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। चूंकि आप एक श्रेष्ठ प्रशासक बनने जा रहे हैं तो एक श्रेष्ठ प्रशासक का गुण आपके निबंध में झलकना चाहिए। चूंकि कोई भी समस्या उसको जड़तोड़ आप नष्ट नहीं कर सकते। दहेज कुप्रथा पे लिख रहे हैं आप, दहेज एक कलंक है सामाजिक, इस पर लिख रहे हैं आप, तो आप आमूलचूल परिवर्तन की यदि बात करते हैं शायद वो संभव नहीं है। न्यूनीकरण संभव है लेकिन आमूलचूल और असंभव परिवर्तन नहीं संभव। तो इससे आप बचें, मतलब व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करें। असंभव बातें आपको नहीं करना है। और निबंध में कहीं पर यह ना दिखे कि आप परीक्षक को ही शिक्षा या उपदेश देने लग रहे हैं। आपकी भाषा से, आपकी शब्दावली से, आपकी लयबद्धता और क्रमबद्धता से, प्रवाह से ऐसा ना महसूस हो कि आप परीक्षक को क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं या उसको शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं लगे, वो निबंध की तरह लगे। कहा जाता है
कि वह निबंध बेहतर होता है जिसमें कथ्य के साथ शिल्प होता है। मतलब हम जो कहें उसकी सजावट भी अच्छी हो, क्रमबद्धता जरूरी है। भाई अभी हम शर्ट उतार करके कमर में बांध लें, पैंट कंधे पर रख लें तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जो आभूषण जहां का है वहीं अच्छा लगता है। आप यूं समझें कि कथ्य शरीर है और शिल्प उसका आभूषण, और शरीर पर यदि आभूषण लगा हो, पहना गया हो, तो किसका मन नहीं मोह लेगा हो बताइए। इसलिए एक निबंध में कथ्य और शिल्प दोनों का बेहतर समायोजन होना चाहिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो भी बातें पढ़िए, जो भी बातें समझिए, उसको अच्छे से समझिए जिससे आप लिख सकें। आप तर्कपूर्ण विवेचन करिएगा निबंध में, कार्य कारण संबंध की चर्चा करिएगा, उपयोगिता की चर्चा करिएगा, औचित्य की चर्चा करिएगा। ये लगे कि आप एक चिंतनशील प्रशासक हैं, आप एक तर्कशील प्रशासक हैं, आप कार्य कारण संबंध जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है, आप एसडीएम हैं, कोई आके बताए कि सर हमारे पड़ोसी ने सिर फाड़ डाला, तो क्या करेंगे आप? तुरंत पुलिस को फोन कहेंगे कि आप इस मामले को तत्काल देखिए। भाई कुछ तो मामला समझो आप, किसी ने किसी का सिर क्यों फाड़ा, कैसे शुरुआत हुई, कैसे झगड़ा बढ़ा, क्यों मार दिया उसने एकाएक किसी आपको, तो समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि हमें कार्यकारण जो है उसको देखने की जरूरत है। हमने पहले ही बताया है कि ज़्यादा उद्धरण, ज़्यादा मुहावरा, ज़्यादा सूक्ति का प्रयोग आपको नहीं करना है, और लिमिटेड, अति लिमिटेड प्रयोग करना है, वो आप पर हावी न होने पाए। दूसरी बात, यदि आप किसी वैश्विक समस्या पर लिख रहे हैं, जैसे कोविड-19 पे लिख रहे हैं और चीन के खिलाफ आप अपने रोष को, अपने क्रोध को, अपने गुस्सा को अनियंत्रित शब्दों में लिखना चालू कर दिए, गाली गलौज उसी निबंध में कर दिए चाइना के प्रति, तो शायद वो अच्छी बात नहीं है। आप निबंध लिख रहे हैं ना, प्रशासक है ना, आप वही कर सकते हैं जो आप मतलब करने की क्षमता हो, जो करने की व्यवस्था आपको मिले ना। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने रोष को, जो अन्याय शोषण के विरुद्ध है, किसी समस्या के विरुद्ध है, उसको नियंत्रित शब्दों में व्यक्त करेंगे। मतलब कहीं पर भी आपको भावनाओं में बह करके कार्य नहीं करना है, बल्कि आपको तर्कसंगत ढंग से बात करनी है, अपनी निष्पक्ष ढंग से बात करनी है। बातें बैठ रही होंगी। आपका निबंध रचनात्मक हो, सृजनात्मक हो, सकारात्मक हो। सकारात्मक होगा तो आपको भी पता चलेगा कि आप उसका समाधान कैसे देते हैं, कैसे उस सरकार की उस योजना परियोजना को देखते हैं, किसी समस्या के परिप्रेक्ष्य में क्या विचार रखते हैं। तो इसलिए सकारात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक ऐसा होना चाहिए आपका निबंध। लोकतंत्र से जुड़े हुए विचार होने चाहिए, लोकहित से जुड़े हुए विचार होने चाहिए, लोकवादिता से जुड़े हुए विचार होना चाहिए, लोक परिष्कार से जुड़े हुए बात होनी चाहिए, सामाजिक समरसता की बात होनी चाहिए, सत्य अहिंसा की बात होनी चाहिए, प्रेम सद्भावना की बात होनी चाहिए। कहीं पर हिंसागत बातें आपको नहीं करनी है कि इस मुद्दे पर हम हिंसा करवा देना चाहिए या इस मुद्दे पर लाठीचार्ज करवा देना चाहिए। ऐसी बातों की चर्चा आपको नहीं करना है। आप एक प्रशासक बन रहे हैं, वो भी एक लोकतांत्रिक देश के, तो लोकतंत्र से जुड़ी हुई लोकहितवादी को बातों को समावेशित करने का प्रयास करें। एक बेहतर समन्वय बने और ऐसा रहे कि आप टॉपिक के अनुकूल बातें लिखें, आप टॉपिक के प्रतिकूल बातें न लिखें, न टॉपिक के प्रतिकूल कोई बात करें। महत्वपूर्ण बातों को आप अंडरलाइन जरूर करिएगा, और भी अति न होने पाए। मैंने कहा आपसे कि निबंध में आप किसी भी चीज के अति होने से बचिएगा, उसकी अति न हो। कुछ लोग डेटा का प्रयोग करते हैं, तो डेटा का प्रयोग भी सीमित मात्रा में हो। ये ना हो कि परीक्षक पढ़ करके उब जाए, इसने सारे फर्जी डाटा ही डाल रखा है। ऐसा लगे कि 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 5 पंक्ति में जहां भी जरूरत हो, जरूरत के अकॉर्डिंग डेटा का प्रयोग करिए। डेटा के आगे लगभग शब्द का प्रयोग जरूर करिए। ये कहीं से भी उसके दिमाग में शक हो कि ये हो सकता है डेटा गलत हो, तो उससे कम से कम ये लगे कि आपने लगभग शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए आपने बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया है। तो आज की कक्षा मैंने निबंध पर फोकस करके रखा कि आपको कैसे अच्छे मिल सकते हैं निबंध में। मैंने पूरी चर्चा आपसे कर दी। प्रिय मित्रों, मैंने एक सामान्य चर्चा आपसे किया है, विशेष चर्चा
की जो कक्षा होगी वो मेरे ऐप पर उपलब्ध होगी, जिसमें मैं चर्चा करूँगा। प्रस्तावना की विस्तृत चर्चा होगी, मुख्य भाग की विस्तृत चर्चा होगी, उपसंहार की विस्तृत चर्चा होगी। इन सब मुद्दों से जुड़ करके हम किसी टॉपिक को लेकर के शुरुआत करेंगे निबंध की। चूँकि मुझे 6 निबंध पर वीडियो क्लास आपको उपलब्ध कराना है, जिससे आप अच्छा निबंध लिख सकें। 10 निबंध पर आपको PDF फाइल देना है, जिससे आप उसको देख करके तैयार कर सकें, समझ सकें कैसे अच्छा निबंध लिखा जाता है, क्या क्या मैटर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको समझ सकें। पत्र प्रारूप आपको PDF फाइल मिलेगी, उसकी पत्र का ऑथेंटिक आपको पत्र प्रारूप प्राप्त होगा, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है पत्र से जुड़ी हुई, उन सब मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करूंगा, कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। 1-2 लेक्चर उस पर रहेगा, बाकी आपको PDF फाइल मिलेगी, उससे आप तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छे अंक एग्जाम में मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप तैयारी करिए। जिन भी प्रतियोगी मित्रों को हमारे क्लास से जुड़ना है, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9450 75 15 97 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्लास से जुड़ने की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और आप आसानी से लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि समय भी है। आराम से मेरी क्लास भी चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा समय इसमें वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं, उपयोग है, आपको पढ़ना ही है। लेकिन अभी आपके सामने प्री एग्ज़ाम भी है, तो प्री पर ज़्यादा समय दीजिए। ये भी आपको जैसे जैसे क्लास मिलता रहे लाभ उठाते रहिए, काम करते चलिए। अगर इधर आपने 6 महीने वर्क कर लिया तो मेरी गारंटी है मित्रों कि आपका चयन RO की मुख्य परीक्षा में, PCS की मुख्य परीक्षा में कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बस आप वर्क करें, निबंध पे वर्क करें। जिनको PCS देना है, PCS PT के साथ साथ मेंस के सब्जेक्ट पे या GS पे भी वर्क करते चलें भी, जब तक समय है। और जिन्हें RO देना है, RO के मेंस और प्री एग्ज़ाम दोनों पर ध्यान दें। जिन्होंने अभी तक पूर्व में किसी मुख्य परीक्षा में जो सम्मिलित हुए हैं, जो बैठे हैं, जिनका किसी कारणवश चयन नहीं हो पाया, बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो, अपनी कमियों को ढूंढें, दूर करने का प्रयास करें। जैसे आपकी वर्ड मीनिंग एग्जाम में गलत हुई है, तो वर्ड मीनिंग अभी से तैयार करिए। 2-2, 3-3 शब्द पर डे रटिए, तैयार करिए। मुहावरा अभी से तैयार करिए, लोकोक्तियाँ अभी से तैयार करिए, पत्र प्रारूप अभी से तैयार करना स्टार्ट करिए, निबंध लिखना सीखिए। मेरे मित्रों, पीछे बिल्कुल मत हटिए। और ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपसे अंतिम निवेदन कर रहा हूँ कि किसी की भी लिखी हुई PDF फाइल, किसी भी अच्छे निबंधकार की, किसी भी अच्छे निबंध के विशेषज्ञ की आप बिल्कुल रटने का प्रयास मत करिएगा। उससे आपको अच्छे अंक नहीं मिल सकते। आपको अच्छे अंक तभी मिलेंगे जब मौलिकता आएगी। मौलिकता तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, लेकिन उसको रटने का प्रयास मत करिएगा कि हमको यही प्रस्तावना रट के लिखनी है। आप वैसे ही लिखिए, 1-2 पंक्ति उसमें से आप अपने हिसाब से चुरा सकते हैं, लेकिन चुराने की कला ऐसी हो कि आप में आपकी जो प्रस्तावना हो उसके प्रवाह में जुड़े, ऐसा ना लगे को थोप के जबरदस्ती लगाया गया। तो बहुत कुछ बातें मैंने आपसे कर लिया और बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका समर्थन पाता हूँ। चूँकि आपने बहुत स्नेह और समर्थन विगत 10 वर्षों से दिया है, मैं आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा। जब भी संभव होगा मुझसे मैं आपको निःशुल्क रूप से YouTube पर मार्गदर्शन दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।